Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to you all and thank you recording team for this course 6774. मेरे ज़िम्मे जो आज की है डिस्कशन इस लेवल पे पढ़ना लिखना मेरा ख़्याल है कि आप लोगों का ही अपना एक टास्क। हम कुछ नॉलेज आपसे शेयर करते हैं और उसको आपने बेहतर से बेहतर करना होता है। जो मेरे ज़िम्मे आज की है डिस्कशन आपसे वो बहुत ही क्या कह लें कि वेरी वेल नोन फिनोमिनन परफॉर्मेंस असेसमेंट एक है। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट साइंस में मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं कोई सब्जेक्टिविटी आ जाए, subjectivity is against the objectivity. It's an anti-phenomenon of objectivity. Scoring without influence of one's personal choices, likes, dislikes, moods and so on. एक प्रैक्टिकल अगर कोई शख्स परफॉर्म करता है और साइंस टीचर उसे एज एन एग्जामिनर या इवेलुएटर ऑब्जर्व करता है तो मे बी सम सॉर्ट ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट एंड स्कोरिंग इज़ देयर कि उसने ठीक परफॉर्म किया या नहीं किया। प्रैक्टिकल्स को थ्योरेटिकल वेज में कंडक्ट किया जाता है और उसी तरह से ही उसको असेस किया जाता है। ढेर सारी चिट्ठें एग्जामिनर के पास होती हैं शाम के वक्त और उनके मुताबिक वो यानी उस वक्त वो ऑब्जर्वेशंस नहीं लेते कि कौन सा कैंडिडेट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, बस अपने दिल दिमाग से जो दिल किया, जिसके जितने दिल किए उतने नंबर वो लगा दिए। इवन जो प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट किसी ने परफॉर्म किया तो वो कॉपीड होते हैं किसी न किसी मैनुअल से। जो रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस लाइफ लाइक ऑब्जर्वेशन होती हैं इस तरह का मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होता ओवरऑल पाकिस्तानी स्कूल्स में। तो थोड़ी सी तवज्जो से, थोड़े से एफर्ट से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब सब्जेक्टिविटी ये है कि जो मेरा दिल चाहे मैं करूँ। ये मेरे हमसाए हैं, इनको मैं जितने दिल करे, जिसको जितना मर्जी है नवाज दिया जाए। ऑब्जेक्टिविटी ये कि मैं फ़ाइल या अटेंडेंस फ़ाइल देखूं, 5 दिनों में 10 हाज़िरियाँ हैं और 10 नंबर हैं, जिसकी जितनी हाज़िरियाँ लगी हुई हैं उतने मार्क्स दे दिए जाएं। इसमें मेरी अपनी चॉइस ख़त्म हो गई। सब्जेक्टिविटी से ये यानी क्या कहा जा सकता है कि दिस असेसमेंट, दिस स्कोरिंग विल बी फ्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब प्रैक्टिकल्स की परफॉर्मेंस को सब्जेक्टिविटी फ्री करने के लिए स्कोरिंग रूब्रिक्स बनाई जाती हैं। मैं एक छोटा सा एक जनरल रूब्रिक्स मीन स्कोरिंग गाइडलाइंस ना। कोई एक प्रैक्टिकल कोई शख्स परफॉर्म कर रहा है और टीचर उसका एक्सपर्ट है, टीचर एक्सपर्ट है। कोई एक शख्स प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है और टीचर है उसका ऑब्जर्वर और उसका इवेलुएटर। टीचर एक्सपर्ट होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। 5 नंबर हैं, फ़र्ज़ किया प्रोसीजर के 5 नंबर। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि इफ़ द स्टूडेंट परफॉर्म्ड ऑल द स्टेप्स 100% एक्यूरेटली in a sequence, in a logical sequence, accurately and precisely, जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसा डिज़ायर्ड है, जैसा रिक्वायर्ड है, जैसा उस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है, सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लिए तो 5 आउट ऑफ 5। कोई एक आधा स्टेप मिस किया या उसको सही परफॉर्म नहीं किया तो उसके 4 नंबर। और अगर कोई 50-50 हो गया, यानी 5 स्टेप्स हैं और 3 परफॉर्म किए, 2 सही नहीं किए या उनको मिस कर दिया तो 3 नंबर। और अगर एक आधा स्टेप पता है बाकी
नहीं पता तो 2, और बिल्कुल नहीं पता तो 1 नंबर मेरा ख्याल है कि दे देना चाहिए। मैं 0 के इसलिए खिलाफ हूँ कि 5 में से 1 वाला पास नहीं होता। 0 इसलिए नहीं कि एबिलिटी, किसी भी तरह की एबिलिटी 0 नहीं होती। हो सकता है उस वक्त वो शख्स एक्सप्रेस ना कर पाए हो, परफॉर्म सही तरीके से ना कर पाए हो, जो भी रीज़न हो सकती है। एक छोटी सी रिसर्च हमने ये की प्रैक्टिकल्स के हवाले से। मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें ये कि मैंने इसको टेक्निकली एक सेफ ट्रैक पे जो है ना एज ए सुपरवाइज़र का ऐसे जैसे कोई गेम में कोई कोच होता है ना। रिपोर्ट्स इसकी आ चुकी, और इसका जो टाइटल था वो थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया, उसको रिपीट कर देता हूँ मैं और ऑन रिकॉर्ड। इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑन लैब रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स एट सेकेंडरी लेवल। बहुत ही सिंपल और क्रिस्पी टॉपिक। इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑन लैब रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स। अब रिपोर्ट एक बड़ी चीज़ है, सब्जेक्टिव चीज़ है। उसकी असेसमेंट और स्कोरिंग के लिए हमने स्कोरिंग गाइडलाइंस तैयार की, रूब्रिक्स तैयार की। एक प्रैक्टिकल है तो उसकी रिपोर्ट, सिर्फ रिपोर्ट देखनी है हमने, बाकी परफॉर्मेंस को हमने स्टडी नहीं किया। परफॉर्मेंस को आप में से कोई स्टडी कर सकता है। रिपोर्ट एक कंक्रीट फॉर्म में कि एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया और फिर उसकी सारी रिपोर्ट लिख दी कि ये मटेरियल्स एंड मेथड्स हैं, ये प्रोसीजर हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कंक्लूजन है, और प्रिवेंटिव मेजर्स ये थे ना। उसमें फिर रूब्रिक्स तैयार करते हुए मैंने तज़किरा किया था आर्थर ह्यूज़ का, जिसकी किताब है असेसमेंट पे, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने उसे पब्लिश किया। वहाँ से थोड़ी रहनुमाई ली, और अपने हिसाब से तो मॉडिफाई किया था इस रूब्रिक को। एक फैक्टर है, 25 नंबर एक सवाल के थे, एक रिपोर्ट के कितने 25 में फिर 5 फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए कि क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग में हम देख सकते हैं। उनमें से एक आपके सामने है। फॉर्म का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, कि जो चीज़ पहले लिखनी है वो पहले हो, जो दरमियान में लिखनी है वो दरमियान में है, और जो एंड पे लिखनी है वो एंड पे होनी चाहिए। तो ये पहली पे हाईली ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज़। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि 90+% वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट है। हो जाता है अंदाज़ा, एक दफ़ा पढ़ के पता चल जाता है कि दिस इज़ ईदर ऑर्गेनाइज्ड और नॉट। इफ इट इज़ हाईली, और एक दफ़ा पढ़ने से जो इम्प्रेशन बनता है तो उस हिसाब से ये स्कोरिंग फिर कर दी जाती है। ये अगर सब्जेक्टिविटी फ्री स्कोरिंग नहीं होती तो सब्जेक्टिविटी मिनिमाइज्ड हो जाती है इन गाइडलाइंस से। हाईली ऑर्गेनाइज्ड पे 5 आउट ऑफ 5, ये 5 थोड़ा साइड पे है, कंप्यूटर पे नज़र आ रहा था। ये अगर पहली रैंकिंग है वो 5 आउट ऑफ 5, और दूसरी मटेरियल वेल ऑर्गेनाइज्ड बट कम्युनिकेशन नॉट इम्पेयर्ड। कहीं कहीं कोई थोड़ा सा कोई आपको लगता है कि बात समझ नहीं आ रही, कोई एक आध आइडिया मिसिंग है, तो 5 की बजाय 4 मार्क्स देने चाहिए उस रिपोर्ट पे। और फिर सम लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और रीडिंग रिक्वायर्ड, रीडिंग कि समझने के लिए आपको दोबारा पढ़ना पड़ा फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। तो इट मीन दोबारा पढ़ना की ज़रूरत पड़े तो इसका मतलब कि कहीं आइडियाज़ के लिंकेज में कहीं कोई कमी है, तो उसके 3 मार्क्स। और फिर लिटल और नो अटेम्प्ट एट कनेक्टिविटी, रीडर कैन डिड्यूस कि अब खुद से इस आइडिया को इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, तो फिर कोई मीनिंग आपके सामने आता है, तो उसके लिए डिसाइड किए 2 मार्क्स हैं। और फाइनली एक लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो सिवियर कि कम्युनिकेशन होती ही नहीं,
seriously impaired, communication is seriously affected. बस वो पता चलता है कि जैसे कोई हॉच पॉच सा बना हुआ है ना, लिखा हुआ है लेकिन पता बहुत थोड़ा चलता है, थोड़ा इस तरह से कि ना होने के बराबर। ये एक फैक्टर ये, और बाकी जो है ग्रामर, वोकैबुलरी, मैकेनिक्स और फ्लुएंसी, ये फॉर्म एंड वाला है। इससे पहले 4 जो हैं ये आपके सामने, ये मैकेनिक्स, ये वोकैबुलरी और सीक्वेंस, ये ग्रामर। अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंप्रीहेंशन, रिपोर्ट की कंप्रीहेंशन के लिए ग्रामर सिखाई जाती है, और इसके बगैर कोई एक किताब, कोई एक रिपोर्ट मुमकिन ही नहीं। एक फॉरेन लैंग्वेज की ग्रामर के रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। या उर्दू ग्रामर बाकायदा सिखाई जाती है, अगर उर्दू में भी रिपोर्ट है तो उसकी भी ग्रामर को फॉलो करना चाहिए। अगर ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। फ्यू नोटिसेबल एरर्स ऑफ ग्रामर, फ्यू एरर्स ऐसे होते हैं कि जो ना होने के बराबर हों, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज नहीं है हमारी। अगर कोई पूरी रिपोर्ट में, पूरे पेज में एक आध कोई मिस्टेक है तो उसे इग्नोर करके 5 आउट ऑफ 5 हम उसको असाइन कर सकते हैं। और सम एरर्स ऑफ ग्रामर, वर्ड ऑर्डर, कोई लफ्ज़ ठीक नहीं लिखा, कोई यानी रिपोर्ट लिखनी होती है पास्ट टेंस में, वो टेंस यूज़ नहीं किया। आपका स्पेशली जब साइनॉप्सिस प्रेजेंट होगा तो उसमें फ्यूचर टेंस के हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इसको स्पेशल फोकस देती है कमेटी। और व्हेनेवर यू सबमिट थीसिस यू अगेन यूज़ पास्ट एंड प्रीफरेबली पैसिव वॉइस। अगर इसको फॉलो नहीं करते तो फिर आपकी इवेल्युएशन भी उसी तरह से, उसके रूब्रिक्स वो जो एल.आर.गे खातून हैं उनकी किताब में दी हुई है। सम एरर्स अगर मिले आपको, फ्यू की बजाय सम, पूरे पेज पे कोई 4, 5, 6 एरर्स आपको मिल गए तो 1 नंबर की डिडक्शन बनती है, लॉजिकली बनती है, स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली बनती है। एरर्स ऑफ ग्रामर फेयरली फ्रीक्वेंट, कि कहीं 50-50 एरर्स आ गए, 10 जुमले हैं, 5 में एरर है, फॉलोड, तो 50% मार्क्स बनते हैं। 5 दरमियान में 1 से 5 जाएं तो एवरेज 3 है। रिपोर्ट आपको लगती है कि परफॉर्मेंस असेस हो रही है एवरेज लेवल की, तो एवरेज मार्क्स असाइन होने चाहिए। और फ्रीक्वेंट है, अगर एवरेज से अबव एवरेज हो जाते हैं एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, ग्रामेटिकल इनकॉन्सिस्टेंसीज अबव एवरेज हो जाती हैं तो 2। और एरर्स ऑफ ग्रामर वेरी फ्रीक्वेंट, के रीडर को खुद से समझना पड़ता है। अगेन ये देख लें, आप अब पेपर असेस करते होंगे, इंग्लिश मीडियम के लोगों के पेपर्स को अगर खुद से इंटरप्रेट करना पड़े, खुद से, कि बच्चे ने क्या लिखा है, तो फिर 1 आध नंबर उसकी काबिलियत का बनता है, ये देना चाहिए। और ये सीक्वेंस और वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी से सीक्वेंस आता है, लॉजिकल सीक्वेंस, ये देख लेना चाहिए। ये उसी तरह से 5, 4, 3, 2, 1 ये कैटेगरीज। और ये मैकेनिक्स में पंक्चुएशन और स्पेलिंग्स आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये भी उसी तरह की 5 कैटेगरीज हैं, दरमियान में कोई फुल स्टॉप नहीं लगाते रिपोर्ट के। कुछ होते हैं ज़्यादा लगा देते हैं, नहीं पता होता कॉमा कहाँ प्लेस करना है, और ये कॉमा और फुल स्टॉप को भी इज्जत देनी चाहिए, ये कल्चर है हमारा। और स्कोरिंग और सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करने के लिए चले मैं आपको चॉइस देता हूँ कि कोई एक प्रैक्टिकल का नाम ले लीजिए जो आप सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल पे करवाते हैं आजकल। ये फिज़िक्स का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बायोकेमिस्ट्री में से कोई वो कर ले। मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन जो है ना, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स के 5 मार्क्स कर लें। सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स के 5 मार्क्स कि अगर उसने एक्यूरेटली सारा ऑपरेटर्स ठीक उसको मैनेज किया, सेट किया, हैंडल किया, कोई चीज़ टूटी नहीं, तो 5 के 5 मार्क्स। दूसरा उसकी ऑब्जर्वेशन कि कितनी, पहली ऑब्जर्वेशन ठीक ली, दूसरी ठीक ली, तीसरी भी ठीक ली, तो 5 बनते हैं।
और अकॉर्डिंगली आप उसको, अगर कोई ऑब्जर्वेशन में आपको लगता है कि कोई फ्लॉ है या स्टूडेंट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो डिडक्शन के साथ आप और ये हर प्रैक्टिकल के लिए, हर प्रैक्टिकल के लिए आई शुड रिपीट इट, आई मस्ट रिपीट इट, हर प्रैक्टिकल के लिए अलहदा से स्कोरिंग रूब्रिक्स होनी चाहिए। होती होंगी, लेकिन इस्तेमाल कौन करता है? मुझे तो नहीं मिला कहीं, ना DSD के लिटरेचर में मिला, ना कोई वो जो टीचर्स मैनुअल्स आते हैं उनमें मिला, ना कोई ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्सेज में मुझे कहीं मिला कि ये प्रैक्टिकल है उसकी ये रूब्रिक्स हैं, ये प्रैक्टिकल है उसकी ये रूब्रिक्स हैं। खुद से सोच के और डिज़ाइन कर सकते हैं। मकसद सिर्फ एक कि आप के पर्सनल मूड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, कोई बायसेस, आपके फीलिंग्स उस असेसमेंट को, उस प्रैक्टिकल रेलेवेंट असेसमेंट को अफेक्ट ना करें, इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। मकसद एक है। इससे होगा क्या? फेयरनेस इन असेसमेंट और जस्टिस। एमफिल लेवल की एक असेसमेंट मैंने आपको बता दी। अगर आपने इस तरह की कोई रिसर्च करनी है लैब वर्क पे, लैब परफॉर्मेंस पे, हमने रिपोर्ट राइटिंग पे ये रिसर्च की, सिर्फ रिपोर्ट को असेस किया, परफॉर्मेंस को हमने नहीं देखा इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि हमने बाकायदा डेटा नहीं लिया उस पर, ऑब्जर्व किया कि लोग परफॉर्म किस तरह से कर रहे हैं, तो इस पर डेटा आप ले लें, कुछ प्रैक्टिकल्स अब सेलेक्ट करिए, डिस्कशंस का इफेक्ट, डिस्कशन मेथड का इफेक्ट देख लीजिए, किसी भी स्ट्रेटजी का इफेक्ट उनकी लैब परफॉर्मेंस पे, और इसमें मैं समझता हूँ कि काम करने की ज़रूरत है। अगर रूब्रिक्स बनी हुई हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ऑथेंटिक हों। मेरा जो ओपिनियन है, हर प्रैक्टिकल के लिए अलहदा से एक रूब्रिक, और ये सिर्फ सोचने समझने वाला है काम, कोई इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर मेंटल एफर्ट पुट करें तो ये मुमकिन है। आपने मुझे सुना, उसके लिए सबका शुक्रिया, और रिकॉर्डिंग टीम का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू।